नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित जो सरल दशाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे थे और आज हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, जो कि इसी का प्रकार है। हमारा पार्ट नंबर 5। इससे पहले 4 पार्ट्स की हम बात कर चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम के बारे में जानते हैं, इसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं, इसका उपचार क्या है, लक्षण क्या है और इसका परिचय क्या है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसकी चर्चा सर्वप्रथम मंगोलिज्म के रूप में की गई थी, क्योंकि ये जो लगता है मंगोलिया देश के जो व्यक्ति है उससे सिमिलियर हम शक्ल या सिमिलियर शारीरिक बनावट के आकार पर इसका नाम मंगोलिज्म कर दिया गया था। तो इसके रूप में कब पहचान मिली थी कि 1966 में मिली थी कि ये मंगोलिज्म रोग है जो मंगोलिया देश के व्यक्तियों के जैसे दिखाई देता है। इसकी चर्चा सर्वप्रथम लैंगडोन डाउन ने की थी, तो डाउन से इसका नाम डाउन सिंड्रोम पड़ गया था। आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित मानसिक मंदता के विभिन्न प्रकारों में सबसे प्रमुख और सामान्य है। मानसिक मंदता से ग्रसित व्यक्तियों में इसकी व्यवस्था विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि इस विकृति का मुख्य कारण ट्राइसोमी स्थिति है, जो गुणसूत्र के 21वें युग्म में देखने को मिलती है। इसमें कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र पूरी तरह अलग नहीं हो पाता और तथा कोशिका में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। अतः यह गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। ये विकृति मुख्य रूप से अधिक उम्र में गर्भधारण, औषधि तथा विकिरणों के प्रभाव, रासायनिक तत्वों का सेवन और विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न हो सकती है। तो डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, वो इसका ये रीजन है। तो इस वजह से डाउन सिंड्रोम होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर अधिक उम्र में गर्भधारण किया गया, औषधियों का प्रयोग किया जा रहा है, विकिरणों का प्रयोग किया जा रहा है, तो डाउन सिंड्रोम बच्चा होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं डाउन सिंड्रोम कितने प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, कितने प्रकार से गुणसूत्रीय विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो डाउन सिंड्रोम को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की गुणसूत्रीय विकृति डाउन सिंड्रोम को उत्पन्न कर सकती है। एक तो ट्राइसोमी 21 और ट्रांसलोकेशन टाइप और आता है मेसोयेसिज्म। तो ये 3 प्रकार, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइसोमी 21। इसमें मियोसिस कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र पूरी तरह से अलग नहीं हो पाता तथा प्रत्येक कोशिका में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। यह अवस्था मुख्य रूप से माता गर्भधारण के करने की अवस्था से जुड़ी रहती है। ओके, ट्राइसोमी 21 के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं ट्रांसलोकेशन टाइप। इस विकृति की उत्पत्ति 2 अलग अलग गुणसूत्रों के युग्मनज से होती है। ये गुणज मुख्यतः 13 या 14 गुणसूत्र 21वें गुणसूत्र के बीच में होती है। ये एक आनुवंशिक स्थिति है। इसका संबंध माता गर्भधारण की अवस्था से संबंधित नहीं है। जो हमारा था वह ट्राइसोमी 21, इसका गर्भधारण से संबंधित जुड़ी हुई है और ये गर्भधारण से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं मेसोयेसिज्म के बारे में। ये एक ऐसी गुणसूत्रीय विकृति है जिसमें कोशिका का विभाजन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता तथा व्यक्ति के अंदर 2 तरह की कोशिका का निर्माण होता है। कुछ कोशिका में 47 गुणसूत्र होते हैं तथा कुछ में 46 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति में सामान्य एवं ट्राइसोमी कोशिका का मोज़ेक दिखाई देता है। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, किस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है। इसमें हृदय संबंधी विकृति पाई जाती है। पेशीय टोन यानी मसल्स टोन में कमी पाई जाती है, यानी शरीर संचालन में इनको प्रॉब्लम आती है। श्वसन संबंधी विकृति, श्वास रोग इनमें पाया जाता है। लैंगिक अपरिपक्वता पाई जाती है, जनन क्रिया नहीं कर सकते आदि लक्षण इनमें देखने को मिलते हैं। अध्ययनों पाया गया कि वर्तमान समय में इन बच्चों का जीवन काल बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनकी उम्र पहले कम थी, 20 के साल में इनका ये देहांत हो जाता था, पर अब धीरे धीरे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है। अब इसके लक्षण और बात करते हैं। जो पीटरसन 1987 इनके अनुसार क्या लक्षण होता है, तो इनका जीवन काल 1 से 30 वर्ष तक पहुंच गया है। ऐसे व्यक्तियों में मुख्य रूप से मध्यम स्तर की मानसिक मंदता देखने को मिलती है,
इनमें छोटा कद पाया जाता है, चिपटा और चौड़ा चेहरा पाया जाता है, छोटा कान, नाक और चौड़े हाथ और घुमावदार छोटी उंगलियां पाई जाती हैं। हथेली पर एक लंबी और गहरी लकीर होती है। हाइपोटोनिया, अति लचीलापन, अनुपयुक्त लैंगिक विकास, छोटा सिर, घुमावदार लंबी जीभ आदि। और उनमें आंखें क्या होती है, आंखें जो उभरी हुई होती है और चेहरा बिल्कुल गोल मटोल होता है और कद छोटा होता है। इनके लक्षण हैं। अब बात करते हैं इनके अतिरिक्त लक्षण के बारे में। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों में स्वास्थ्य संबंधी कुछ विकृतियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे ल्यूकेमिया, कान और नेत्र संबंधी संक्रमण, मोटापा, त्वचा संबंधी विकृति और स्मृति संबंधी विकृति इनमें देखने को मिलती है। इनका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके उपचार में अतिशीघ्र हस्तक्षेप यानी शीघ्र अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के द्वारा भी इन बच्चों में काफ़ी सुधार किया जा सकता है। साथ साथ वर्तमान समय में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक परामर्श, भौतिक और शारीरिक शिक्षा, उपचार, शारीरिक अभ्यास, जैविक चिकित्सा आदि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में बात कर ली, कब नाम पड़ा, किस प्रकार से डाउन सिंड्रोम होता है, क्या लक्षण है, क्या उपचार है, और आगे भी डाउन सिंड्रोम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि डाउन सिंड्रोम डे कब मनाया जाता है, वर्तमान समय में डाउन सिंड्रोम में क्या स्थिति है और डाउन सिंड्रोम के लिए वर्तमान समय में किस प्रकार से टीचिंग और जो चिकित्सा है किस प्रकार से की जा रही है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।